हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है इस लेक्चर में। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हम कवर कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। एंड प्रीवियस लेक्चर में हमने कवर किया था हिस्ट्री को। ओके, सो बेसिकली इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं ज्योग्राफी पार्ट को। तो मैं चाहता हूं कि आप सभी यहाँ पे अटेंटिव रहें इस क्लास में, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि जो चीज़ें हमने यहाँ पे हिस्ट्री में की थी वही सेम चीज़ें हम ज्योग्राफी में करने वाले हैं। ऑलराइट, और यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो हम ज़्यादा ध्यान से समझेंगे। तो बेसिकली हमारे पास सब टाइप 2 है ज्योग्राफी। ऑलराइट, तो मैं आपको बता देता हूँ कुछ चीज़ें जो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस की थी। कि पहला, हम यहाँ पे रिवीजन करने जा रहे हैं सभी टॉपिक्स के बारे में जो कि हमने पहले ही कवर किए हुए हैं। सेकंड, हम यहाँ पे देखेंगे कई सारी टॉपिक्स को जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में। और थर्ड पॉइंट है कि हम आइडिया लेंगे अबाउट न्यू टॉपिक्स को। ओके, तो ये था जो हम यहाँ पे कवर करने जा रहे हैं इस लेक्चर में, और ये सेम है जो हमने हिस्ट्री में किया था। ऑलराइट, तो मैं फिर से आपको 40 सेकेंड्स, 30 सेकेंड्स, 20 सेकेंड्स और 50 सेकेंड्स दूंगा। टाइप ऑफ क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा या फिर मेथड पे या फिर जो मेंशन है जो हमने किए थे उस पर डिपेंड करेगा। ऑलराइट, तो आइए शुरू करते हैं इस सेशन को। तो पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, जो सिस्मिक सी वेव्स होती हैं जो अप्रोच करती हैं कोस्ट को ग्रेटर फोर्स के साथ में, उनको हम किस नाम से जानते हैं? तो इसके लिए आपके पास 40 सेकेंड्स है सोच के आंसर करने के लिए, और आपका टाइम शुरू होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40। द टाइम्स अप। राइट आंसर है बी, सुनामी। ओके, और अगर हम फोकस करें एक्सप्लेनेशन पे इसके पीछे वाला जो है, तो बेसिकली आपको याद होगा सिस्मिक वेव्स के बारे में, या फिर आप सिस्मिक वर्ड के बारे में आपको पता होगा जो कि हमने अर्थक्वेक के साथ देखा था प्रीवियस लेक्चर्स में। ऑलराइट, तो सेस्मिक सी वेव्स जो होते हैं बेसिकली जब भी आती हैं तो बेसिकली हम बात कर रहे होते हैं अर्थक्वेक के बारे में ही। तो मैं आपको एक डायग्राम बना के समझाता हूँ ताकि आपको चीज़ समझ में आ पाए। तो मान लीजिए कि ये है आपका ज़मीन का हिस्सा। ऑलराइट, ये है, और यहाँ पे आप कह सकते हैं कोई सिटी है या फिर कोई भी सेटलमेंट है। ऑलराइट, तो उसके बाद यहाँ पे आएगा आपका समुद्री हिस्सा यहाँ पे। ओके, तो जब भी अर्थक्वेक आएगा आपका यहाँ पे और यहाँ पे, तो वो सिर्फ और सिर्फ लैंड को ही अफेक्ट नहीं करेगा बल्कि सी पार्ट को भी अफेक्ट करेगा। और जब ये फोर्स जो है ये ऊपर की तरफ लगेगी तो जो वेव्स हैं वो सिटी की तरफ आएंगी या कोस्टल एरिया की तरफ आएंगी ग्रेट फोर्स के साथ में, क्योंकि जो अर्थक्वेक है वो इफेक्ट करेगा उन्हें। और आप कह सकते हैं कि जैसे अर्थक्वेक ऊपर बढ़ेगा, सुनामी जो है वो भी ऊपर जाएगी। ऑलराइट, अब मुझे लगता है कि आपको आंसर मिल गया होगा। आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जो लैंड है मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी का वो कौन सा होता है? तो बायोडाइवर्सिटी के बारे में मैंने आपको कई बार बताया है प्रीवियस लेक्चर्स में, तो मुझे उम्मीद है कि आपको बायोडाइवर्सिटी पता होगा। लेकिन अब क्वेश्चन हमारे पास ये है कि जो लैंड है किस किस लैंड पे सबसे ज़्यादा मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी होती है?
ऑलराइट, तो फिर से आपको 40 सेकेंड्स मिलेंगे आंसर करने के लिए। टाइम शुरू होता है अब। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40। द टाइम्स अप। करेक्ट आंसर है इसका ए। ऑलराइट, तो बेसिकली जो ट्रॉपिकल रीजन होते हैं वो एरियाज होते हैं जहाँ पे मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी आपको देखने को मिलेगी। तो ट्रॉपिकल रीजन कौन से होते हैं? तो यदि हम अपनी अर्थ को देखें तो जो अर्थ है वो हमारी ओवल शेप में होती है कुछ इस तरीके से। इस तरीके से ये जो इलाका होता है ये होता है नॉर्थ पोल, ये इलाका होता है साउथ पोल। ओके, और उसके पश्चात यहाँ पे आती है एक लाइन जो कि मिडल ऑफ अर्थ में होगी, जिसको हम कहते हैं इक्वेटर, जो कि अर्थ को डिवाइड करती है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और सदर्न हेमिस्फीयर में। ओके, सिमिलरली अनदर लाइन जो होगी अबव एंड बिलो इक्वेटर, वो भी यहाँ से जाती हैं, वो होती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ऊपर वाली। लोअर वाली जो होगी वो होगी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ऑलराइट, इसके पश्चात दूसरी लाइन वो भी यहाँ से निकलती है जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से निकलती है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से। तो ये जो अबव लाइन है इसको हम कहते हैं आर्कटिक सर्कल, और ये जो लाइन है इसको हम कहते हैं अंटार्कटिक सर्कल। ऑलराइट, तो याद रखिएगा जो इक्वेटर है वो लाई करता है 2 डिग्री पे, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है वो लाई करता है 23 एंड हाफ डिग्री पे साउथ पे। ऑलराइट, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है लाई करता है 23 एंड हाफ डिग्री नॉर्थ पे। ओके, आर्टिक सर्कल जो है वो पड़ता है आपका 66 एंड हाफ डिग्री नॉर्थ पे। ठीक वैसे ही अंटार्कटिक सर्कल जो है वो पड़ता है आपका 66 हाफ डिग्री साउथ पे। ओके, तो ये जो एरियाज है ये ट्रॉपिक और ये ट्रॉपिक चाहे नॉर्थ में हो साउथ में हो, इनके पास होता है मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी। ओके, तो आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस चीज का, या फिर आप इसको देख भी सकते हैं। ऑलराइट, मैं आपको 15 सेकंड दे सकता हूँ इस डायग्राम बनाने के लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। टाइम्स अप। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो होता है, जिसे हम शॉर्ट में IST के नाम से भी जानते हैं। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है वो रिलेट करता है किससे? ठीक है, या फिर इनमें से कौन सा डिनोट करता है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम्स को? आपके पास 30 सेकेंड्स होंगे इस क्वेश्चन के लिए। आपका टाइम शुरू होता है अब। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 13th 14th 15th 16th 17th 18th 19th 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। टाइम्स अप।
आंसर है बी 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। चलिए इस कॉन्सेप्ट को एक बार समझ लेते हैं जल्दी से कि यदि अगर आप अर्थ को देखेंगे तो आपको अर्थ कुछ इस प्रकार से दिखाई देगी। ऑलराइट, नॉर्थ और फिर आएगा साउथ और फिर यहाँ पे लाइंस होंगी कुछ इस प्रकार से। ऑलराइट, और लाइन होंगी इस प्रकार से भी। ऑलराइट, तो आप कह सकते हैं कि जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं ये होते हैं लैटिट्यूड्स। ऑलराइट, और ये वर्टिकल लाइंस जो हैं इनको हम कहते हैं लॉन्गिट्यूड्स। ओके, तो बेसिकली जब हम बात करते हैं टाइम के बारे में तो हमें डील करनी पड़ती है लॉन्गिट्यूड्स के साथ। ये होता है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड और फिर ये जाता है हमारा 90 डिग्री दिस साइड और 90 डिग्री दिस साइड। ये होता है वेस्ट, सॉरी ये होता है ईस्ट, ये होता है आपका वेस्ट। ओके, तो हर एक डिग्री के साथ साथ यहाँ पे डिफरेंस आता है 4 मिनट का। ऑलराइट, और हर 15 डिग्री पे डिफरेंस आ जाता है आपका 1 घंटे का। ओके, तो इस तरीके से टाइम जोन जो है वो काम करता है। और याद रखिएगा कि जब भी आप ईस्ट पे जाएंगे जो टाइम है वो बढ़ेगा और जब भी वेस्ट पे जाएंगे जो टाइम है वो कम हो जाएगा। ओके, तो जब भी हम इस एरिया से इस एरिया की तरफ जाते हैं और जो 0 डिग्री है बेसिकली वो होता है आपका ग्रीनविच। ये है ग्रीनविच एरिया और जो इंडियन टाइम है वो होगा 5:30 आवर्स प्लस में। ओके, तो जो भी टाइम होगा यहाँ पे ग्रीनविच में वो होगा हमेशा 5:30 आवर्स प्लस। तो जब हम आते हैं इंडिया की तरफ तो 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड में हमें इस तरह टाइम मिलता है। ओके, तो इन फिगर्स को देखिए। ऑलराइट, चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास है कि कौन सा सेकंड नियरेस्ट स्टार है अर्थ की तरफ आफ्टर द सन। तो आपको 20 सेकंड से मिलेंगे क्योंकि यहाँ पे कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं है इस क्वेश्चन में। आपका टाइम शुरू होता है अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। द टाइम्स अप। करेक्ट आंसर है इसका सी, प्रोक्सिमा सेंचुरी। ये है सेकंड स्टार टू द अर्थ आफ्टर द सन और जो फर्स्ट है वो है सन। ऑलराइट, उसके पश्चात हमारे पास है फिफ्थ क्वेश्चन जिसके पास मेंशन है सुंदरवन का। तो क्वेश्चन है कि कौन सा फॉरेस्ट सुंदरवन में उसको हम किस नाम से पुकारते हैं। 20 सेकेंड्स आपके पास सोच के आंसर करने के लिए। ऑलराइट, आपका टाइम शुरू होता है अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। द टाइम्स अप। करेक्ट आंसर है इसका बी। करेक्ट आंसर है बी। अगर हम बात करें सुंदरवन के बारे में तो बेसिकली ये मिलता है आपका वेस्ट बंगाल में। ऑलराइट, और ये आपका नेशनल पार्क एरिया भी है अगर आपको याद हो तो। ओके, जो कि फेमस है किस एनिमल के लिए, रॉयल बंगाल टाइगर के लिए। ऑलराइट, ठीक वैसे ही यहाँ पे एक और है गिर नेशनल पार्क एरिया भी है आपका जो कि आपका पड़ता है किस जगह पे,
गुजरात पे, और बहुत फेमस है एशियन लायन के लिए। तो इन पॉइंट्स को याद रखिएगा। सुंदरवन जो कि पड़ता है वेस्ट बंगाल में, वो नेशनल पार्क है जहाँ पे इनके पास है रॉयल बंगाल टाइगर्स, और ये बहुत फेमस है इसी के लिए। ओके। उसके बाद है गिर नेशनल पार्क जो कि पड़ता है गुजरात में और फेमस है एशियन लायंस के लिए। ओके। तो ये था आपका सुंदरवन के बारे में। अब इसको हम मैंग्रोव फॉरेस्ट भी कहते हैं, इसको हम मैंग्रोव फॉरेस्ट भी कहते हैं। तो बेसिकली आप कह सकते हैं कि जो मैंग्रोव फॉरेस्ट होता है वो फॉर्म्ड होते हैं आपके नियर एरियाज में जहाँ पे कि आपका नमक और फ्रेश वाटर मिक्स हो जाता है। ऑलराइट। तो जो मैंग्रोव फॉरेस्ट है बेसिकली वो यहाँ फॉर्म्ड होते हैं जहाँ पे सॉल्ट और फ्रेश वाटर जो है वो मिक्सअप हो जाता है। तो अगर हम बात करें वेस्ट बंगाल के बारे में तो ये है कोस्टल स्टेट, और जो सॉल्ट वाटर है जो कि बे ऑफ बंगाल यहाँ पे प्रोवाइड करती है। ओके। और जो फ्रेश वाटर है जनरली उसको गंगा रिवर प्रोवाइड करती है और उसकी को रिवर्स प्रोवाइड करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। 6 क्वेश्चन हमारे पास है कि इनमें से कौन सा इंडोनेशियन रीजन जो है वो विक्टिम है मैसिव अर्थक्वेक का 2004 के। ओके। बेसिकली आप कह सकते हैं कि करंट अफेयर्स का पॉइंट था, लेकिन ये क्वेश्चंस भी कई बार रिपीट हो जाता है एग्जामिनेशन में, क्योंकि आप एग्जामिनर्स को जज नहीं कर सकते, उनके माइंड को जज नहीं कर सकते। तो इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको सिर्फ 15 सेकेंड दूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि इसको ज़्यादा टाइम लगना चाहिए आंसर करने के लिए। आपका टाइम शुरू होता है अब। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। टाइम्स अप। सो द करेक्ट आंसर है सुमात्रा। सुमात्रा इंडोनेशियन रीजन है जहाँ पे मैसिव अर्थक्वेक आया था 2004 में, और ये जो क्वेश्चन है ये बिलोंग करता है SSC CGL 2010 से। तो आप कह सकते हैं कि 6 साल बाद भी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था। तो यहाँ पे चांसेस होते हैं कि ऐसे क्वेश्चंस भी कई बार रिपीट हो जाता है। ओके। 7th क्वेश्चन है हमारे पास कि जो फर्स्ट नॉन स्टॉप एयर कंडीशन दुरंतो ट्रेन थी वो कब चली या कब किसके बीच चली थी। तो ये क्वेश्चन जो है ये भी 2010 में पूछा गया था। तो अगेन ये स्टैटिक पार्ट है क्योंकि जो दुरंतो है वो वन ऑफ द फेमस ट्रेन है इंडिया में, वन ऑफ द फेमस ट्रेन है इंडिया की। और अगर आप ट्रैवलर हैं, जो आप ट्रैवल करते हैं ईस्ट टू वेस्ट नॉर्थ से साउथ, ओके, तो आपको दुरंतो के बारे में जरूर पता होगा क्योंकि आपने कभी ना कभी इसमें ट्रैवल जरूर किया होगा। तो अब क्वेश्चन ये है कि जो फर्स्ट नॉन स्टॉप एयर कंडीशन दुरंतो ट्रेन थी वो किसके बीच चली थी। ऑलराइट। सियालदह से न्यू दिल्ली, मुंबई से हावड़ा, बेंगलोर से हावड़ा, या फिर चेन्नई से न्यू दिल्ली। और आपके पास होंगे 30 सेकेंड्स आंसर करने के लिए। आपका टाइम शुरू होता है अब। 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। टाइम्स अप। राइट आंसर है आपका सियालदह से नई दिल्ली। ओके। सो जो फर्स्ट आपकी एयर कंडीशन रोटो ट्रेन थी वो चली थी आपकी सियालदह से नई दिल्ली। ऑलराइट। और ये थी नॉन स्टॉप एयर कंडीशन। ओके। और ये चली थी इन दोनों के बीच में, तो याद रखिएगा। और बेसिकली जो सियालदह रीजन है वो भी आपका पड़ता है वेस्ट बंगाल में। तो ये थे आपके वेस्ट बंगाल से नई दिल्ली। ओके। अब 8th क्वेश्चन हमारे पास है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ नर्मदा रिवर बेसिन। ओके। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था रिवर बेसिन के बारे में। इसका मतलब होता है एरिया
जहां से रिवर वाटर जो है वो फ्लो करता है। ओके, तो अब हम बात करने जा रहे हैं नर्मदा रिवर के बारे में, और हमें मार्कआउट करना पड़ेगा जहां पे नर्मदा रिवर जो है वो नहीं बहती। तो आपके पास होंगे 20 सेकेंड्स इसको आंसर करने के लिए। ओके, और आपका टाइम शुरू होता है अब। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। सो राइट आंसर है इसका राजस्थान। ये वो रीजन था जहां से नर्मदा जो है वो नहीं बहती है, या फिर उसका रिवर बेसिन नहीं है। ऑलराइट, अब आइए 9th क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। सॉइल इरोजन जो है हिल स्लोप्स पे, उसको हम चेक कर सकते हैं। जो सॉइल इरोजन होता है, जो कि होता है हिल फ्लोस पे, उसको हम चेक कैसे कर सकते हैं। अब आपके पास 30 सेकेंड है इसका आंसर करने के लिए। आपका टाइम शुरू होता है अब। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। द टाइम्स अप। करेक्ट आंसर है टेरेस कल्टीवेशन। ओके, तो अगर हम बात करें सॉइल इरोजन के बारे में, तो बेसिकली ये होता है वॉशिंग अबव ऑफ सॉइल की टॉप लेयर का। ओके, ऑलराइट, तो आप इसको यहाँ से ऐसे समझ सकते हैं कि अगर ये सॉइल है, ओके, तो सॉइल की कई सारी लेयर्स होती हैं। यह है टॉप लेयर, जिसपे ज्यादा सिग्निफिकेंस होता है एग्रीकल्चर का। लेकिन हवा की वजह से और पानी की वजह से ये जो लेयर है ये निकल जाती है, तो नेसेसरी जो न्यूट्रिएंट्स हैं जिसकी जरूरत होती है कल्टीवेशन में, वो भी धुल जाएंगे। और जब हम बात करते हैं हिली एरियाज के बारे में, यानी ऐसे, ओके, जो हिली एरियाज है जहाँ पे जो वाटर फ्लो है वो ट्रेमेडस होगा, बहुत ज्यादा हाई होगा, क्योंकि बिकॉज ऑफ ग्रेविटी की वजह से और उसके एक्शंस की वजह से और इंक्लाइन स्लोप की वजह से, बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी ऑपरेशन और इंक्लाइन स्लोपिंग की वजह से, राइट, जो वाटर फ्लो है वो भी ट्रेमेडस रेट पे आएगा। तो यहाँ पे कई बहुत से चांसेस होते हैं जो सॉइल टॉप लेयर है या फिर सॉइल इरोजन है वो टेक प्लेस ले। तो हम क्या करते हैं, हम टेरेस कल्टीवेशन करते हैं यहाँ पे बेसिकली। और आप कह सकते हैं कि अगर ये माउंटेन है तो जनरली टेरेसेस बनाते हैं इस प्रकार से ऑन माउंटेन स्लोप्स। तो आप कह सकते हैं कि जो वाटर है जो कि अपर एरिया से नीचे की तरफ आएगा, उसके पास प्रॉपर स्टॉप होता है। तो इस तरीके से जो रेट है वाटर फ्लो का वो कम हो जाता है, और जो सॉइल इरोजन है वो भी रुक जाता है, चेक्ड हो जाता है। अब मुझे उम्मीद है कि आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। चलिए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 10th क्वेश्चन है कि वर्ल्ड ज्योग्राफी जो था उसको किसने कॉइंट किया था। मैं आपको बता चुका हूँ कई बार, तो मैं चाहता हूँ कि आप इसका राइट आंसर देंगे। 20 सेकेंड्स आपके पास सोच के आंसर करने के लिए। ऑलराइट, सो आपका टाइम स्टार्ट होता है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। द टाइम्स अप। सो करेक्ट आंसर है एराथोथेनिस। ओके, सो जो इरास्टोनिस था वो इंसान था जिसने कि ज्योग्राफी टर्म को कॉइन किया था, जिसका मतलब होता है स्टडी ऑफ अर्थ। ओके, ऑलराइट,
तो जो स्टडी ऑफ अर्थ है बेसिकली उसको फर्स्ट किसने कॉइन किया था? अरिस्टोटेनस ने किया था। ओके। और अगर हम बात करें हेरोडोटस के बारे में तो ये बिलोंग करते हैं हिस्ट्री से और इनको कंसीडर किया जाता है एज अ फादर ऑफ हिस्ट्री। ऑलराइट। लेकिन जो पटोलमी है तो ये वो इंसान है जो कि अर्थ के राउंड शेप के बारे में मेंशन कर चुके हैं। ऑलराइट। और जो हेक्टेटस मिलेटस हैं वो पहले इंसान थे जिन्होंने ज्यादा एलिब्रेट किया था ज्योग्राफी को। तो इन पॉइंट्स को याद रखिएगा। जो एरास्टोनस थे वो पर्सन थे जिन्होंने टर्म काउंट किया ज्योग्राफी पहली बार, और हेरोडोटस जो थे वो थे फादर ऑफ ज्योग्राफी। सो हेरोडोटस फादर ऑफ हिस्ट्री थे तो हमने कंसीडर नहीं कर सकते यहाँ पे। ऑलराइट। तो ज्योग्राफी सेशन में इनका कोई जिक्र नहीं होता। लेकिन जो हेक्टेटस थे वो थे आपके फर्स्ट पर्सन जिन्होंने एलिब्रेट किया था ज्योग्राफी को। और पटोलमी जो थे वो इंसान थे जिन्होंने राउंड शेप ऑफ अर्थ को मेंशन किया था फर्स्ट टाइम। ऑलराइट। हेक्टेटस को याद रखिएगा कि उन्होंने एलिब्रेट किया था ज्योग्राफी को। ऑलराइट। तो इसलिए इन्हें कई बार फादर ऑफ ज्योग्राफी भी कहा जाता है। ऑलराइट। चलिए आगे चलते हैं। 11th क्वेश्चन है हमारे पास। 11th क्वेश्चन है हमारे पास कि इनमें से कौन सा इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट है इंडिया का? इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट ऑफ इंडिया, वेस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न हिमालयास, ईस्टर्न घाट्स या ईस्टर्न हिमालयास। 40 सेकेंड्स आपके पास सोच कर आंसर करने के लिए। ऑलराइट। सो टाइम स्टार्ट होता है अब। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40। सो आपका जो टाइम है वो खत्म हो चुका है। तो आंसर देखते हैं। आंसर है ए, वेस्टर्न घाट्स। ऑलराइट। सो राइट आंसर है वेस्टर्न घाट्स। ओके। तो अगर हम बात करें इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट के बारे में तो ये वो एरियाज होते हैं जहाँ पे बहुत सारी एपिडेमिक स्पीशीज होती हैं और मिलती हैं, आप ये भी कह सकते हैं। और अगर हम बात करें कि अगर हम पर्टिकुलर एरियाज में जाएं या पर्टिकुलर पॉइंट्स पे जाएं, अच्छे से कलेक्ट कर लीजिएगा, ये एंडेमिक होगा। तो लगभग 1500 एंडेमिक स्पीशीज जो हैं वो यहाँ पे मिलती है। ऑलराइट। और अगर हम प्रीवियस लेक्चर्स को कंसीडर करें तो हमने इन फैक्ट्स को देखा था कि जो वेस्टर्न घाट्स होते हैं ये बेसिकली होम होते हैं, घर है कई सारी एंडेमिक स्पीशीज के लिए। ऑलराइट। तो अब मुझे उम्मीद है कि अब आपको आंसर मिल गया होगा। 12th क्वेश्चन है यहाँ पे कि जो एज है अर्थ की उसको हम डिटरमाइन कैसे कर सकते हैं। तो आपके पास यहाँ पे 20 सेकेंड्स है। ऑलराइट। क्योंकि यहाँ पे ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं है इसके बारे में। ऑलराइट। मैं आपको बताऊंगा क्यों, लेकिन पहले आपको आंसर देना है। 20 सेकेंड्स आपके पास, टाइम स्टार्ट होता है अब। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। टाइम्स अप। सो द आंसर है वो है रेडियोमेट्रिक डेटिंग से। तो बेसिकली ये होता है आपका कार्बन कंटेंट फाउंड करने के लिए। ऑलराइट। तो राइट आंसर है यहाँ पे रेडियोमेट्रिक डेटिंग बी। तो बेसिकली होता है किसके लिए? कार्बन कंटेंट के लिए जो कि मिलता है आपका। और हम जानते हैं कि कार्बन की कैपेसिटी होती है कई सारे एलिमेंट के साथ कंबाइन करने के लिए, तो ये यहाँ पे यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि कितना अर्थ का लैंड सरफेस जो है वो डेजर्ट है। तो आपके पास से 15 सेकेंड्स आंसर करने के लिए, क्योंकि ये भी फैक्ट एंड फिगर वाला क्वेश्चन। ऑलराइट। टाइम स्टार्ट होता है अब। 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14th 15th 16th 17th टाइम्स अप। सो करेक्ट आंसर है 1/5 अर्थ का लैंड सरफेस जो है वो डेजर्ट है। ऑलराइट, 14th क्वेश्चन हमारे पास है कि जो रिवर्स इंडस है वो ऑरिजिनेट होती है कहाँ से। ऑलराइट, ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन मैं आपको बता भी चुका हूँ। 20 सेकेंड्स आपके पास आंसर करने के लिए। ऑलराइट, आपका टाइम शुरू होता है अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 द टाइम्स अप। करेक्ट आंसर है इसका कैलाश रेंज। ओके, क्योंकि इंडस जो है ऑरिजिनेट होती है बोकार्चू ग्लेशियर से। बोकार्चू ग्लेशियर से जो कि आपका मिलता है तिब्बत में। ऑलराइट, और जो कैलाश रेंज है वो पार्ट है तिब्बत का, तो अल्टीमेटली जो रिवर है उसका भी ओरिजिन आपको तिब्बत में ही मिलेगा। ओके, या कैलाश रेंज में पर्टिकुलरली। और लास्ट क्वेश्चन हमारे पास इस लेक्चर के लिए, जो लोएस्ट लेयर होती है एटमॉस्फेयर की वो कौन सी होती है। 15 सेकंड्स आपके पास सोच कर आंसर करने के लिए, क्योंकि मैं आपको इसके बारे में कई बार बता चुका हूँ। आपका टाइम शुरू होता है अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 6 टाइम्स अप। करेक्ट आंसर है सी। ऑलराइट, तो जो पहली लेयर होती है वो होती है ट्रोपोस्फेयर, सेकंड होती है हमारी स्ट्रेटोस्फेयर, थर्ड होती है हमारी मेसोस्फेयर, फोर्थ होती है हमारी थर्मोस्फेयर, और लास्ट होती है हमारी एग्जोस्फेयर। ओके, ये हुई 1, ये हुई 2, ये हुई 3, ये हुआ 4 और ये हुआ 5। ओके, सो हमने यहाँ पे फिनिश कर दिया ज्योग्राफिक 15 क्वेश्चंस को। हमने कुछ नए पॉइंट सीखे, कुछ पुराने पॉइंट्स को रिवाइज किया। ऑलराइट, सो नेक्स्ट लेक्चर में हम ज्योग्राफी को कंटिन्यू करेंगे। तब तक सभी फैक्ट्स एंड फिगर्स को रिवाइज कर लीजिएगा ताकि आपको चीजों की अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिल सके। ऑलराइट, इसी नोट के साथ इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। आप सभी का धन्यवाद। ओके।